या ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। थोड़ा लेट हो गया नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी फॉर दैट। It's been almost 2 weeks that we had posted our first lecture. Okay, really sorry for that. That's it. Okay, then as directly हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस को। ओके, दैट्स इट। तो हम as we had discussed in last lecture that we will start with power system, and वही तो हम शुरू करने जा रहे हैं। that is the subject called power system. We will start with what? We will start our GATE journey, okay, GATE 2025 journey with subject called power system. Okay, which subject we are going to handle first? Power system. Very important subject for GATE and for TRANSCO also, and very interesting subject. After all, जो सब कुछ जो लाइट यूज कर रहे हैं आजकल घर में, वो हमारी वजह से आ रहा है। हम लेके आ रहे हैं इधर सब लोगों को। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उधर से इधर तक एक्चुअल में लाइट कैसी आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी कैसी आती है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग भी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, दैट्स इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है गेट में भी इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज है, और वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो हमें पता है एक्सपेक्टेड मार्क्स हम पहले डिस्कस करेंगे गेट के लिए और दूसरे हमारे ट्रांसको के लिए। ओके, एक्सपेक्टेड मार्क्स। ओके, आपको पता है जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का, सिलेबस और कितने मार्क्स का आता है वगैरह, देन वी विल स्टार्ट विद सिलेबस। ओके, देन गेट में आपको पता है ऑलमोस्ट इट विल कम फॉर ऑन एन एवरेज 8 to 10 मार्क्स। ओके, कभी कभी 12 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी कभी 14 मार्क्स भी हो जाते हैं। वो 14 बहुत रेयर केस में हुआ है, लेकिन 12 हो सकता है। ओके, लेकिन ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 10 मार्क्स from power system. Okay, then for transco, that is mahatransco, and as we have discussed in our first lecture that we are going to study the mahatransco through gate. Okay, through gate. Okay, आप बेफिक्र रहे, जो mahatransco की स्टडी कर रहे हैं वो भी इस क्लास, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गेट का इतना अच्छे से लेंगे कि ट्रांसको का सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ओके, तो ट्रांसको के लिए आपको पता है, महा ट्रांसको के लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पावर सिस्टम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर महा ट्रांसको। एक बार मैं सिर्फ चेक करता हूँ, दिख रहा है ना अच्छे से, एक बार प्लीज। ओके, इट्स विजिबल। ओके, दैट्स इट। फॉर महा ट्रांसको power system is very 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 important. Okay, that's it. You can expect minimum 25 questions, minimum 25 questions from power system. टेक्निकल के जो 50 क्वेश्चंस है उसमें से मिनिमम 25 क्वेश्चंस आप इधर से ही पावर सिस्टम से ही आएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है पावर सिस्टम, देखो महा ट्रांसको के लिए। ओके, मींस अराउंड 2.2 के लिए एक क्वेश्चन होता है, आपको पता है टेक्निकल का। तो अराउंड 55 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स, अराउंड 55 मार्क्स आपको पावर सिस्टम दे रहा है। मतलब 1/3 मार्क्स इधर से आ रहे हैं। मतलब आप सिर्फ पावर सिस्टम करके जाओगे तो 1/3 मार्क्स इधर से ही कवर होंगे। ओके, दैट्स इट। ओके, अराउंड 55 मार्क्स लिया है मैंने। और लास्ट एग्जाम में आपको पता है, जो लास्ट 22 में एग्जाम हुई थी, उसमें अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन पावर सिस्टम से ही आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, महा ट्रांसको के लिए भी और गेट के लिए भी। बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे खत्म हुआ। ओके, देन हम डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में, सिलेबस इसके बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, देन वी विल डिस्कस बुक्स ऑफ पावर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बुक्स, कौन से बुक्स आपको
मतलब रेफर करने चाहिए मेरे हिसाब से है। आपने सपोज आपके डिग्री में कौन सा किया होगा तो वो आप रेफर कीजिए, क्यों, और आप कौन सा कर रहे हैं अभी वो रेफर कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे ये 3 बुक अच्छे लगते हैं। लेकिन वैसे कहा जाए तो गेट के लिए अभी टाइम भी बहुत कम बचा है, और ट्रांसको के लिए भी बुक सिर्फ रेफरेंस के लिए रखो। बुक मतलब कोई कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो बुक में जाके देखो, अदरवाइज हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स और हम जो ले रहे हैं वो बहुत काफ़ी है गेट और पावर हमारे इसके लिए, गेट और ट्रांसको के लिए। बुक सिर्फ रेफरेंस के लिए रखो, ओके, अभी फिलहाल। अदरवाइज मैं तो इस ओपिनियन का हूँ कि स्टूडेंट ने बुक पढ़ने की आदत रखनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के स्टूडेंट नहीं पढ़ते, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट स्टूडिंग, बट बुक्स रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है तो हमारे लेक्चर्स और इतना काफ़ी है हम आपको गेट और ट्रांसको के लिए, ओके। तो पहला बुक आता है, आपको पता है, मैं डायरेक्ट इधर टाइटल लिखता हूँ, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर। एक सेकंड में आया, सिर्फ एक सेकंड। हाँ, दैट्स इट। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम बुक का टाइटल है, और उसका नाम है, उसका ऑथर है, बुक का ऑथर है बाय अशफाक हुसैन। अशफाक हुसैन, ओके। देन सेकेंड बुक है, सेम बुक है, सेम टाइटल है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, सेम टाइटल है, सिर्फ ऑथर का नाम चेंज है, बाय सीएल वाधवा, बाय सीएल वाधवा, बाय सीएल वाधवा। नेक्स्ट बुक है, एक फॉरेन ऑथर की बुक है, उसका टाइटल है पावर सिस्टम एनालिसिस, पावर सिस्टम एनालिसिस। अब मैं पूरा नहीं लिखता, पावर सिस्टम एनालिसिस, और सबको पता है उसका ऑथर विलियम, बहुत फेमस बुक है हमारी, विलियम स्टीवनसन, विलियम स्टीवनसन, ओके, दैट्स इट। ओके, ये तीनों बुक बहुत अच्छी है, आप कौन सा भी एक रेफर कर सकते हो। मैं अशफाक हुसैन करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सिंपल लैंग्वेज है, उनके एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करो, लैंग्वेज भी सिंपल है, अच्छा खासा थ्योरी दिया है, मुझे अच्छा लगता है, मैं अशफाक हुसैन यूज करता हूँ। सीएल वाधवा भी अच्छी है, विलियम स्टीवनसन तो बहुत ही बेस्ट बुक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे तो बहुत कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं अशफाक हुसैन ही यूज करता हूँ, आप कौन सा भी एक कीजिए, लेकिन अभी फिलहाल बुक में मत जाइए, गेट पर एग्जाम नजदीक है तो बुक के ऊपर सिर्फ रेफरेंस के लिए रखें, ओके, मेरा सजेशन रहेगा। ओके, हमारा क्लास और नोट्स बहुत इनफ है, नोट्स मतलब इधर से नोट्स बनाते चलो और क्लास दीज आर इनफ, ओके, दैट्स। देन वी विल डिस्कस सिलेबस, क्या क्या सिलेबस है पावर सिस्टम का, ओके, दैट्स इट, ओके। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने कमेंट्स ऑफ करके रखे हैं, हमने कमेंट्स ऑफ करके रखे आपको कुछ डाउट होगा क्योंकि मैं इंटेंशनली कमेंट ऑफ करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे अभी मतलब एग्जाम नजदीक है तो कोई भी कमेंट कुछ भी डालता है, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिसको जेन्युइन डाउट है, वो मुझे डाउट पूछ सकते हैं। उसके लिए मैंने एक हमारा एक ईमेल आईडी, जीमेल आईडी तैयार किया है, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल एग्जाम स्टडी 2@gmail.com, इलेक्ट्रिकल एग्जाम स्टडी 2@gmail.com। आपको कोई भी डाउट रहेगा, इलेक्ट्रिकल एग्जाम स्टडी 2@gmail.com, आपको कोई भी डाउट रहेगा आप इधर मुझे मैसेज मेल कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा उसको, ओके।
तो ये इस पे आप मेल कर सकते हो आपका डाउट। ओके, दैट्स इट। तो हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट हमारा सिलेबस क्या है। ओके, थोड़ा सा फास्ट में रहेंगे। ओके, हाँ, हमारा सिलेबस क्या है। ओके, आपको पता है, हाँ, दैट्स इट। हाँ, ओके, दैट्स इट। हमने हमारे पावर सिस्टम का सिलेबस एक्चुअली ये थोड़ा बार से आपको पता है, तो 3 मेन टॉपिक्स में डिवाइड किया है। एक पहला आता है, आपको पता है सबको, जनरेशन। क्या है? जनरेशन, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और पावर जनरेशन। ओके, दैट्स इट। ये थोड़ा सा गेट और ट्रांसको के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कम इंपॉर्टेंट है। गेट में भी कभी कभी एक आध दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज ये वेरी लेस इंपॉर्टेंट फॉर द गेट और ट्रांसको को भी बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। तो हम वी विल नॉट कवर जनरेशन एज ऑफ नाउ। ओके, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पावर सिस्टम एनालिसिस। क्या है? पावर सिस्टम एनालिसिस। This is very important for gate point of view and from your transco point of view. ट्रांसको और गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए ये है। ओके, दैट्स इट। अब टू ये 5 टू इसमें हम 5 सब टॉपिक्स किए हैं, जो हम 6 सब टॉपिक्स किए हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, पावर सिस्टम एनालिसिस से यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 मार्क्स फॉर गेट and almost 90% questions of power system, almost 90% question of power system for transco. Okay, that's it. Then ये जो 6 टॉपिक किए हैं बच्चों, हमने क्या क्या किया है देखो। पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पावर सिस्टम एनालिसिस के 6 टॉपिक सब टॉपिक्स लिखे हूं मैं। तो पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसको के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दैट्स इट। थोड़ा बड़ा होने वाला है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। देन नेक्स्ट टॉपिक इसमें है फॉल्ट एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फॉल्ट एनालिसिस। ओके, दैट्स इट। देन नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड वाला पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी ट्रांसको और गेट के लिए भी फॉल्ट एनालिसिस। गेट को तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, एक दो क्वेश्चन तो कंपलसरी रहते हैं, 2 to 3 मार्क्स रहते हैं। फॉल्ट से भी ट्रांसको के लिए 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से भी गेट में भी क्वेश्चन रहते हैं, ट्रांसको में भी क्वेश्चन रहते हैं। ओके, देन फोर्थ लोड फ्लो स्टडीज। लोड फ्लो स्टडीज हमारे गेट के लिए एक क्वेश्चन तो रहता ही है, ट्रांसको के लिए 1-2 क्वेश्चन भी इधर से रहते हैं। देन फिफ्थ वन इज योर load frequency control. Load frequency control. And next one is your economic load dispatch. Economic load dispatch. Okay, गेट के लिए एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ट्रांसको के लिए फिलहाल तो नहीं आया ज्यादा इधर से। ओके, दैट्स इट। तो इसमें से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 25 क्वेश्चंस मैंने बोला था पावर सिस्टम के आएंगे, उसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके इस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही आएंगे ट्रांसको के लिए। ओके, दैट्स इट।
दैट्स, ठीक है। और गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आएगा हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेंदी टॉपिक है ये और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है देखिए। ओके, एंड देन थर्ड वाला हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसको के लिए। और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से 1 to 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 2 to 3 मार्क्स और 1 to 2 मार्क्स प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट के लिए। ट्रांसको के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल लास्ट टाइम जब एग्जाम हुई थी उतना ज्यादा उन्होंने नहीं दिया था स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को वेटेज, 2 to 3 क्वेश्चन ही आए थे। लेकिन इस बार पता नहीं, वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन 3 से 4 क्वेश्चन तो आ सकते हैं ट्रांसको के लिए। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सिस्टम की दृष्टिकोण से। ओके, दैट्स इट। ये हमारा सिलेबस होगा पावर सिस्टम का, जनरेशन, पावर सिस्टम एनालिसिस, देन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, दैट्स इट। ओके, हम बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको जैसे बोला जनरेशन हम डीप में नहीं जाएंगे। ओके, जनरेशन हम नहीं करेंगे टॉपिक, हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट पावर सिस्टम एनालिसिस से एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन तक जाएंगे हम। ओके, दैट्स इट। देन स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट विद पावर सिस्टम एनालिसिस। डायरेक्टली हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। देन वी विल स्टार्ट विद पावर सिस्टम एनालिसिस। ओके, दैट्स इट। एंड उसमें का हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देन वी विल स्टार्ट विद our second main topic that is power system analysis, और उसका जो हमारा सब टॉपिक है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आज का, मतलब ये हमारा एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, that's it. Very important for gate also and for transco also. Transco के लिए भी बहुत important है। Almost कम से कम 15 to 18 questions you can expect for Mahatransco. You can expect 15 to 18 questions for Mahatransco from this transmission and distribution topics. And gate के लिए you can expect 3 to 4 marks. Okay, that's it. Then okay, that's it. सिर्फ एक सेकंड दो मुझे, सिर्फ एक सेकंड। जस्ट एक हमने सब टॉपिक्स निकाले, एक सेकंड दो सिर्फ मुझे। ठीक है, थोड़ा इस नोटबुक में निकाला था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम एनालिसिस। उसमें का पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो टोटल हमने इसको 13 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। ये 13 टॉपिक्स, आउट ऑफ दिस 13 टॉपिक्स गेट के लिए हमारा 11 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और 11 टॉपिक्स सिलेबस में है, और जो बचे हुए 2 टॉपिक्स है ट्रांसको के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बोलूंगा कौन सा ट्रांसको के लिए और कौन सा गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स इट। देन पहला जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे, पहला जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट एंड डिफरेंट इफेक्ट्स इन ट्रांसमिशन में। ओके, पहला जो टॉपिक है ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट एंड डिफरेंट इफेक्ट्स इन पावर सिस्टम। ओके, डिफरेंट इफेक्ट्स, कौन से इफेक्ट्स होते हैं आपको पता है, स्टीम इफेक्ट होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, फेराइटी इफेक्ट होता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम। ओके, दैट्स इट। देन सेकेंड वन हमारा टॉपिक है इसमें परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड लाइन पैरामीटर्स। परफॉर्मेंस ऑफ
ट्रांसमिशन लाइन एंड लाइन पैरामीटर्स। एंड क्या है आपका ये लाइन पैरामीटर्स। ओके दैट्स इट। देन इसका तीसरा सब टॉपिक जो है मॉडल्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मॉडल्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इट्स ABCD कांस्टेंट, इट्स ABCD कांस्टेंट। मॉडल्स मतलब कौन से मीडियम लाइन, ओके, पाई मॉडल, इक्विवेलेंट टी मॉडल वगैरह वगैरह हम सब कुछ पढ़ेंगे। उसके ABCD कांस्टेंट क्या होते हैं? ABCD कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मॉडल्स, उस ट्रांसमिशन लाइन मॉडल्स के ABCD कांस्टेंट। एंड देन पावर ट्रांसफर इक्वेशन, इसमें क्या है? पावर ट्रांसफर इक्वेशंस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ट्रांसफर इक्वेशंस मतलब सेंडिंग एंड एक्टिव पावर, रिसीविंग एंड एक्टिव पावर, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर, उसके फॉर्मूले और कैसे कैसे आते हैं और उसके एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दैट्स इट। देन नेक्स्ट वन है हमारा इसका सब टॉपिक फोर्थ वन, वेव प्रोपोगेशन इन ट्रांसमिशन लाइन। ओके, वेव प्रोपोगेशन इन ट्रांसमिशन लाइन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वेव प्रोपोगेशन इन ट्रांसमिशन लाइन, characteristic impedance of transmission line, characteristic impedance of transmission line and power transfer equation। and क्या, सॉरी पावर ट्रांसफर इक्वेशन नहीं है, and SIL that is surge impedance loading। and क्या है लास्ट का? SIL that is surge impedance loading। okay that's it, surge impedance loading on transmission line, that's it। फिफ्थ वन है वेव ट्रैवलिंग एनालिसिस। फिफ्थ वन है क्या हमारा? वेव ट्रैवलिंग एनालिसिस, मतलब करंट वेव, वोल्टेज वेव, वो कैसे होते हैं, उसका रिफ्रैक्शन कांस्टेंट फॉर वोल्टेज, रिफ्लेक्शन कांस्टेंट फॉर द voltage। okay that's it, that we will see। then control of voltage and reactive power, very important topic। control of voltage and reactive power, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। okay that's it। त्यानंतर इंसुलेटर्स ट्रांसको के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंसुलेटर्स उसमें क्या आएंगे? उसमें स्ट्रिंग इफिशिएंसी वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे हम। ओके, नेक्स्ट वन इज एट्थ टॉपिक है हमारा, वो एक्चुअली मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में आता है, लेकिन हमने वो जस्ट टॉपिक किया है सैग एंड टेंशन। ये टॉपिक गेट में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक ट्रांसको में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं सैग एंड टेंशन है। देन हमारा ये 8th टॉपिक हो गए। देन वी विल जस्ट आई विल रफ दिस, ऊपर वाला रफ करता हूं, ऊपर वाला जस्ट रफ करता हूं। देन हमारा 9th वाला जो है लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हम सब कुछ देखेंगे, फैक्टर वगैरह, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ओके, लोड क्रोनोलॉजिकल कर्व वगैरह इसमें देखेंगे। लोड कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमो गेट में कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन ट्रांसमो में एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है इधर से। ओके, नेक्स्ट वन 10th वन इज हमारा अंडरग्राउंड केबल, यूजीसी लिखता हूं मैं, उसमें अंडरग्राउंड केबल ट्रांसको के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 to 3 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड केबल। ओके दैट्स इट। देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
गेट के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रांसमिशन में आता ही आता है। ट्रांसको के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक 1 to 2 क्वेश्चन इधर से आते ही आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। ओके, देन हमारा सप्लाई सिस्टम्स, डिफरेंट सप्लाई सिस्टम जो है DC2 वायर, DC3 वायर वगैरह, AC2 वायर, ओके, वो हम AC3 फेज 3 वायर, AC3 वायर, ये सब हम सप्लाई सिस्टम में देखेंगे। ये टॉपिक गेट के लिए नहीं है, ये टॉपिक सिर्फ महा ट्रांसको के लिए। मैंने आपको बताया जो जो मैंने स्टार्ट किया है वो गेट के लिए नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसको के लिए है, लेकिन सप्लाई सिस्टम से एक क्वेश्चन आता ही है ट्रांसको के लिए। ओके, दैट्स इट। देन लास्ट वाला हमारा 13 का क्वेश्चन है कोरोना। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, कोरोना का फॉर्मूला वगैरह। ओके, उसका थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे। गेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रांसको के लिए कोरोना से एक आध दूसरा क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन गेट के लिए सिलेबस में है कोरोना। ओके, दैट्स इट। ये ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक 13 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, आप सिर्फ ध्यान देना है इधर। ओके, दैट्स इट। एक बार मुझे चेक करने दें चीजें, वीडियो शुरू है क्या नहीं। ओके है, इट्स ओके, दैट्स इट। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। ओके, दैट्स इट। मैंने आपको जैसे बोला है, मैं अपने नोट से ही पढ़ाऊंगा। ओके, लेट मी सी जस्ट। हम अपने नोट से ही पढ़ाने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। ओके, दैट्स इट। तो सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। बहुत इधर उधर का बातें नहीं, बकवास बंद, काम की बात। ओके, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। पहले हम जाएंगे बेसिक कंसेप्ट। हमारा हमने जैसे देखा, पहला कौन सा है हमारा, बेसिक कंसेप्ट। हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट एंड डिफरेंट इफेक्ट्स इन ट्रांसमिशन लाइन। ये पहला हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पहला टॉपिक हमारा क्या है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पहला टॉपिक क्या है हमारा, बेसिक कंसेप्ट एंड डिफरेंट इफेक्ट्स इन ट्रांसमिशन लाइन। बेसिक कंसेप्ट्स एंड डिफरेंट इफेक्ट्स इन ट्रांसमिशन लाइन, ये पहला हमारा ये ठीक है, पहला हमारा सब टॉपिक है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, दैट्स इट। जैसे हमने बोला बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और डिफरेंट इफेक्ट्स भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सब बेसिक कंसेप्ट मतलब क्या हमारा, ट्रांसमिशन पावर सिस्टम में कंडक्टर कौन से यूज होते हैं, पावर सिस्टम में पावर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, देन वोल्टेज लेवल कौन से, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं, लो वोल्टेज किसको बोलते हैं, हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं, वो सब कुछ थोड़ा बहुत बेसिक देखेंगे। और हाई वोल्टेज का इफेक्ट क्या होता है, ओके, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं वेरी बेसिक, जस्ट आपको सबको पता है पावर सिस्टम डेफिनेशन। पावर सिस्टम डेफिनेशन, उससे हम स्टार्ट करते हैं। दैट्स इट। पावर सिस्टम डेफिनेशन, पावर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, एंड इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू जनरेट, ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, दैट्स क्या है हमारा डेफिनेशन, एंड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल components that are used to generate, transmit and the
that are used to generate, transmit and distribute electrical एनर्जी. ओके, दैट्स इट. क्लियर है इधर तक? ओके, जो हमारा पावर सिस्टम है वो क्या है? पावर सिस्टम इज नथिंग बट जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. दैट्स इट. ये सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? पावर सिस्टम. ओके, दैट्स इट. ठीक है. देन हम स्टडी करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम. क्या? सिंगल लाइन डायग्राम. थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं, अभी इसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं है, जस्ट शुरुआत करने के लिए और बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ. ओके, दैट्स इट. देन सिंगल लाइन डायग्राम आपको पता है, ये सब मतलब पावर सिस्टम का स्टार्ट ही उधर से होता है, सिंगल लाइन डायग्राम. ओके, दैट्स इट. तो आप बोलोगे सर सिंगल लाइन डायग्राम क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है ना, पावर सिस्टम के हमें एक्चुअली क्या होता है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन 3 फेज सिस्टम होती है ना, 3 फेज सिस्टम. तो वो पूरा का तो 3 फेज तो हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते ना, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारा डायग्राम. ओके, तो हमें वो कुछ कहा तो शो करना चाहिए ना, तो वो सिंगल लाइन डायग्राम से शो करते हैं. ओके, जस्ट ओके, सिंगल लाइन डायग्राम से शो करते हैं. ज्यादा कुछ ये नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए पावर सिस्टम पूरा शो करने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम से शो करते हैं. ओके, दैट्स इट. थोड़ा सा मैं इधर ऊपर से ही लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है. ओके, सिंगल लाइन डायग्राम. ओके, दैट्स इट. ये देखो, स्टार्ट करते हैं इधर से. इधर से स्टार्ट कहाँ से होता है आपको सबको पता है, जनरेटिंग स्टेशन. ये क्या होता है आपका? जनरेटिंग स्टेशन. ओके, और आपको पता है इधर वोल्टेज लेवल क्या होता है, वोल्टेजेस कौन से होते हैं? 11 kV, 33 kV, और जो बाकी के वोल्टेजेस है वो बाद में दूंगा, लेकिन ये सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाने के लिए मैं इधर दे रहा हूँ. लेकिन बाकी के भी होते हैं, लेकिन जो इधर इन जनरल यूज होते हैं आजकल बहुत, मतलब मोस्टली यूज जनरेटिंग वोल्टेजेस आर 11 kV एंड 33 kV. उसमें से 11 kV इज द मोस्टली यूज्ड. ओके, वो सिर्फ इधर लिख रहा हूँ, बाकी के वोल्टेजेस भी है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. ओके, दैट्स इट. देन क्या है हमारा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. देन क्या है हमारा? जनरेटिंग वोल्टेज को आपको पता है ऐसे ही ट्रांसमिट नहीं करते, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशंस आर फार अवे फ्रॉम द जहाँ पे यूज होता है एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का, उधर से खूब बहुत डिस्टेंस पे होते हैं जनरेटिंग स्टेशन. तो वो जो जनरेटिंग वोल्टेजेस है वैसे का वैसा हम ट्रांसमिट नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है. तो हम क्या करते हैं, उसको जनरेटिंग स्टेशन में ही उसको जनरेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं. स्टेप अप. देन इधर हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. ओके, दैट्स इट. दैट्स इट. उसके बाद क्या है हमारा? प्राइमरी ट्रांसमिशन आता है. क्या आता है इधर? प्राइमरी ट्रांसमिशन. प्राइमरी ट्रांसमिशन आता है. प्राइमरी ट्रांसमिशन आपको पता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन के वोल्टेजेस कौन से होते हैं? मैं लिखता हूं इधर 132 kV होता है, देन 220 kV होता है, देन 400 kV होता है. ओके, और 765 kV भी होता है. ये प्राइमरी ट्रांसमिशन के वोल्टेज है. देन हम क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया इधर. ओके, देन हम क्या करते हैं, उस प्राइमरी ट्रांसमिशन को फिर से स्टेप डाउन करते हैं. फिर से क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं. और ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से स्टेप डाउन करेंगे, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. और उसके बाद जो हमारा होता है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है. इधर क्या होता है? सेकेंडरी ट्रांसमिशन. सेकेंडरी ट्रांसमिशन आपको पता है इसका वोल्टेज लेवल 66 kV होता है, और कभी कभी 132 kV भी इधर आ जाता है, लेकिन सेकेंडरी ट्रांसमिशन का वोल्टेज आप पकड़ो 66 kV. ओके, दैट्स इट. देन इसको फिर से हम 66 kV तो डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट हमारे घर में 66 kV नहीं आ सकता ना. ओके, 66 kV आ जाए क्या होगा? ओके, घर में आ गया 66 kV तो क्या होगा पता करो. ओके, उस घर को आइसोलेट कर देंगे डायरेक्ट.
ओके, अगर आपके मालकी का भी होगा तो लेकिन फिर भी वो उधर आपको जाने नहीं देंगे। ओके भाई तू इधर ही रहे। ओके, आपके घर में 66 के लिए, ठीक है, दैट्स इट। तो 66 के लिए उसका क्या करेंगे हम, स्टेप डाउन, फिर से स्टेप डाउन करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे। ओके, ये फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। मैं ऐसे ही शॉर्टकट लिखते जाऊंगा, आपको मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओके, दैट्स स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देन इधर से शुरू होता है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। देन सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद क्या होता है हमारा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सेकेंडरी ट्रांसमिशन को हम सब ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं। इधर क्या होता है फिर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दैट्स इट। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज क्या होता है, 11 केवी और 33 केवी। ओके, दैट्स इट। फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लार्ज कंज्यूमर से, जो बल्क कंज्यूमर से जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह होगा, उसको हम डायरेक्टली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से सप्लाई करेंगे। ओके, दैट्स इट। देन उसके बाद क्या होता है हमारा, लास्ट में क्या आ जाता है, इधर भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम लगाएंगे वोल्टेज डाउन करने के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज डाउन करने के लिए। और लास्ट में क्या आता है हमारा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इधर डायरेक्टली हम कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं, ये क्या है हमारा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है हमारा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इधर से हम डायरेक्टली हमारे हाउस होल्ड कंज्यूमर, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स और एग्रीकल्चर के लिए हम इधर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। ओके, हाउस होल्ड कंज्यूमर सिंगल फेज वोल्टेज होता है 230 वोल्ट सिंगल फेज का। ओके, और हमें पता है एग्रीकल्चर के लिए जो 3 फेज हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो 400 वोल्ट होता है, ठीक है, 400 वोल्ट 3 फेज और 440 वोल्ट कुछ भी, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चर के लिए जो भी मोटर्स होते हैं उसको हम 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई करते हैं। 3 फेज लाइन टू लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट से और 400 वोल्ट से सप्लाई करते हैं। और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स को और एग्रीकल्चर को सप्लाई करते हैं। दिस इज योर सिंगल लाइन डायग्राम, इसमें कुछ ये नहीं, ठीक है, इधर तक क्लियर है, आपको सब कुछ पता है। ओके, एक बार ड्रॉ करके लीजिए, एक सेकेंड रुकता हूँ, मतलब जस्ट देख के लीजिए, बाकी वो कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है इधर तक, दैट्स इट। ये हो गया सिंगल लाइन डायग्राम। अब डायरेक्टली हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, मतलब इतना बेसिक, मतलब इतना भी नहीं कवर करेंगे, जितना है उतना अच्छे से कवर करेंगे। ओके, जो इम्पोर्टेंट है वही कवर करेंगे, नहीं तो सर बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वगैरह वगैरह, फ्रीक्वेंसी क्या होता है वगैरह वगैरह, ये बहुत सारा बेसिक हो गया। ओके, दैट्स इट। हम देन हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज लेवल, वोल्टेज लेवल देखेंगे। ओके, दैट्स इट। लो वोल्टेज लेवल किसको कहते हैं, हाई वोल्टेज लेवल किसको कहते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल किसको कहते हैं। ओके, दैट्स इट। 3 टाइप के वोल्टेज लेवल होते हैं। पहला होता है लो वोल्टेज, ओके, दैट्स इट। सेकेंड वन होता है हाई वोल्टेज, दैट्स इट। देन और थर्ड वन होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड फोर्थ वन अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ओके, दैट्स इट। सिर्फ आप ध्यान दीजिए, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज मतलब क्या, हमारा अप टू 1 केवी, अप टू 1 केवी के लिए हम क्या बोलेंगे, लो वोल्टेज। 1 केवी और उससे कम, उसके लिए क्या बोलेंगे हम, लो वोल्टेज। ओके, और इन प्रैक्टिकल हमारे पास 2 लो वोल्टेजेस है, एक 230 वोल्ट सिंगल फेज का जो प्रैक्टिकल इंडिया में है। ओके, इंडिया में प्रैक्टिकल में जो है वो 230 वोल्ट सिंगल फेज का होता है। इन प्रैक्टिकल में हमारे मोस्टली यूज होने प्रैक्टिस में 2 लो वोल्टेजेस है। बहुत सारा लो वोल्टेज होगा, आपकी बैटरी 12 वोल्ट की होती है डीसी की। ओके, नहीं तो आप एसी भी बहुत सारे कम लो वोल्टेज का कर सकते हो, लेकिन
ज़्यादा से ज़्यादा हम 230 वोल्ट सिंगल फेज यूज करते हैं, देन 440 वोल्ट थ्री फेज, मतलब लाइन टू लाइन का, ओके दैट्स इट। और एक 230 वोल्ट 440 वोल्ट ये क्या होते हैं, आरएमएस वैल्यू होते हैं, ओके आरएमएस वैल्यू होते हैं। जो घर में आती है 230 वोल्ट दैट इज योर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। और हमारा जो सप्लाई होता है वो क्या होता है, साइनोसाइडल एसी होता है। कौन सा, साइनोसाइडल एसी, ओके सप्लाई जो होता है साइनोसाइडल एसी। एसी कैन बी साइनोसाइडल, ट्रायंगुलर, योर रेक्टेंगुलर, बट जो हमारे घर का जो होता है वो साइनोसाइडल एसी होता है, ओके दैट्स इट। 440 वोल्ट थ्री फेज, दैट्स इट। देन हाई वोल्टेज, देन क्या है आपका हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कहाँ पे बोलते हैं, 1 केवी के ऊपर, 1 केवी के ऊपर एंड 1 केवी टू 33 केवी, 1 केवी टू 33 केवी, इसको क्या बोलेंगे हम, हाई वोल्टेज। 1 केवी टू 33 केवी, इसको क्या बोलेंगे हम, हाई वोल्टेज, ओके। 1 केवी टू 1 केवी के ऊपर, 1 केवी के ऊपर, 1 केवी के ऊपर, 1 केवी के ऊपर, ओके। 1 केवी को लो वोल्टेज में ही कंसीडर करने का, और 1 केवी के ऊपर अप टू 33 केवी हाई वोल्टेज, 33 केवी को भी हाई वोल्टेज ही कंसीडर करने का। तो प्रैक्टिस में हाई वोल्टेज कौन से होते हैं, प्रैक्टिस में पावर सिस्टम के प्रैक्टिस में हमें पता है हाई वोल्टेज कौन सा होता है, 11 केवी एंड 33 केवी। 22 केवी भी होता है जनरेटिंग वोल्टेज, ओके वो भी क्या है हमारा हाई वोल्टेज ही, ओके दैट्स इट। देन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ईएचवी, उसको क्या बोलते हैं हम, ईएचवी। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कौन से होते हैं, दैट इज वेरी 33 केवी के ऊपर, 33 केवी के ऊपर सब कुछ क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ओके। तो हमारा पता है 33 केवी के ऊपर, 33 केवी के ऊपर, ओके 33 केवी के ऊपर टू 400 केवी, टू 400 केवी तक हम क्या बोलेंगे उसको, EHV, दैट इज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो आपको पता है प्रैक्टिस का जो होता है, प्रैक्टिस में होता है 66 केवी EHV हो गया, 66 केवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो गया। देन 132 केवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो गया। देन 220 केवी इज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV, एंड देन 400 केवी भी EHV ही है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ही है, ओके। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ही है 400 केवी, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक नाम है, मॉडर्न EHV बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मॉडर्न EHV, मॉडर्न EHV, लेकिन वो बेसिकली EHV ही है। मॉडर्न EHV क्या है आपका, 400 केवी, 400 केवी, ओके दैट्स इट। देन आपको पता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब क्या, 400 केवी के ऊपर उसको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। 400 केवी के ऊपर उसको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। देन क्या है हमारा 765 केवी इज योर, 765 केवी इज योर अल्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। अभी 1200 केवी मतलब 1200 केवी का भी हमारा लाइन एक, मतलब प्रैक्टिस में, सॉरी प्रैक्टिस में नहीं है, उसको प्रोटोटाइप लिया जा चुका है, लेकिन वो प्रैक्टिस में आएगा, ओके ओके। उसको मतलब अभी वो तो फिलहाल टेस्टिंग में है, लेकिन 1200 केवी तक आएगा बाद में, ओके दैट्स इट। लेकिन फिलहाल तो 765 केवी का ही इंडिया में है, और उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, उसको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, दैट्स इट। उसके बाद चलो देन हाँ उसको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ओके हाँ दैट्स। देन हम जनरेटिंग वोल्टेजेस की डिस्कशन करेंगे। जनरेटिंग वोल्टेजेस कौन से होते हैं, 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 दैट्स इट। जनरेटिंग वोल्टेजेस कौन से होते हैं, जनरेटिंग वोल्टेज, ओके मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कौन से वोल्टेज पे होती है। आपको क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरेटिंग वोल्टेजेस, ओके दैट्स इट। तो जनरेटिंग वोल्टेजेस होते हैं बेसिकली 2.2 केवी, सॉरी 2.2 केवी नहीं होता है,
जनरेटिंग वोल्टेज कौन से 3.3 केवी, देन होता है 6.6 केवी, 3.3 केवी, देन होता है 6.6 केवी, देन होता है 11 केवी, देन होता है 11 केवी, देन होता है एक 13.2 केवी भी जनरेशन वोल्टेज है, उस पे भी किया जा सकता है। देन हमारा डायरेक्ट होता है 33 केवी, देन हमारा क्या होता है 33 केवी। ओके दैट्स ये देखो ये 3.3 केवी एंड 6.6 केवी ये पुराने जमाने में ओल्डन डेज में यूज करते थे। ओल्ड डेज कह सकते हैं इसको, अभी फिलहाल तो इसका यूज नहीं करते 3.3 6.6 केवी का। ओके ओल्डन डेज में और ओल्ड डेज में 3.3 केवी 6.6 केवी जनरेटिंग वोल्टेज होता था। ओके अभी 11 केवी जो है हमारा मोस्ट यूज्ड जनरेटिंग वोल्टेज, मोस्ट यूज्ड आप बोल सकते हो इसको। मोस्ट यूज्ड जनरेटिंग वोल्टेज कौन सा है हमारा 11 केवी, और ये जो 33 केवी है वो मॉडर्न जनरेटिंग वोल्टेज है। वो क्या है मॉडर्न जनरेटिंग वोल्टेज, मॉडर्न जनरेटिंग वोल्टेज, मॉडर्न जनरेटिंग वोल्टेज, मॉडर्न जनरेटिंग वोल्टेज। ओके दैट्स इट। तो मोस्टली यूज्ड 11 केवी मॉडर्न जनरेटिंग, 33 केवी मॉडर्न जनरेटिंग वोल्टेज। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द फॉलोइंग जनरेटिंग वोल्टेज, आप बोलोगे सर किसको प्रेफरेंस देंगे 11 केवी को दोगे या 33 केवी को देंगे? तो मैं बोलता हूं इफ they have used in the question modern generating voltage, then you should give preference to 33 kV. Okay, if they have asked like this, what is the modern generating voltage? Okay, then you should mark 33 kV as your answer. Okay, and they just ask what is the generating voltage of the following. Okay, then you should mark 11 kV. ऐसा क्वेश्चन आएगा, सपोज what is जनरेटिंग वोल्टेज, और जस्ट आपको दिया होगा 11 केवी, बी 33 केवी, देन सी 20 केवी एंड डी कुछ तो दिया होगा। ओके तो सिर्फ उन्होंने बोला है व्हाट इज जनरेटिंग वोल्टेज, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे 11 केवी को प्रेफरेंस देना है, किसको 11 केवी को। ओके क्योंकि वो मोस्टली यूज्ड है। ओके और वो रहेगा उसका ऐसा रहेगा व्हाट इज द मॉडर्न जनरेटिंग वोल्टेज, देन यू शुड गिव प्रेफरेंस टू 33 केवी। ओके दैट्स इट। और आपको पता होगा इंडिया में हाईएस्ट जनरेटिंग वोल्टेज है, इंडिया में हाईएस्ट जनरेटिंग वोल्टेज है 11 केवी, इंडिया में हाईएस्ट जनरेटिंग वोल्टेज है 11 केवी, और ये वर्ल्ड में है, कहाँ है पता नहीं लेकिन ये वर्ल्ड का है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज द हाईएस्ट जनरेटिंग वोल्टेज इन इंडिया, तो you should mark 11 kV as your answer, and what is the highest generating voltage in world, then 33 kV is your answer. और they just ask what is the highest generating voltage, then 33 kV को ही प्रेफरेंस देना है, इंडिया का नहीं लेना। what is the highest generating voltage 33 kV। ओके दैट्स ऐसे थोड़े बड़ो ऐसे छोटे मोटे फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी वो ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ओके तो हमने जस्ट हम देखेंगे देखा जनरेटिंग वोल्टेज कौन से होते हैं, दैट्स क्लियर है इधर तक, दैट्स ओके दैट्स देन आपको पता है हाईएस्ट, अब हाँ ट्रांसमिशन, देन हमें क्या देखना है ट्रांसमिशन वोल्टेज। ट्रांसमिशन वोल्टेज हमने अभी देखा जनरेटिंग वोल्टेज, अब हम देखेंगे क्या ट्रांसमिशन वोल्टेज। ट्रांसमिशन वोल्टेजेस, अभी देखो ट्रांसमिशन वोल्टेजेस कौन से, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है और दूसरा कैसा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है। ओके प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेजेस होता है, हमने देखा अभी ही सिंगल लाइन डायग्राम में, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है
प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है। कौन से प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होते हैं आपको पता है? 132 kV, देन 220 kV, देन 400 kV, देन 765 kV और 1200 kV भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल तो अभी वो प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है। प्राइमरी, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है, ओके, दैट्स इट। देन your secondary transmission voltages एक ही होता है 66 kV, और कभी कभी इधर 132 kV भी आता है, लेकिन प्राइमरी में उसको रखना अच्छा है, ओके। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सा है? 66 kV। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सा है आपका? 66 kV। और इन ऑल ये पूरे ट्रांसमिशन वोल्टेज है, लेकिन वो उनमें से जो हम सब डिवीजन किया है, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, ओके। लेकिन ये पूरे के पूरे ट्रांसमिशन वोल्टेजेस ही है, ओके। और आप बोलेंगे ट्रांसमिशन फिर किस पे होता है? EHV पे ही बहुत से ज्यादा ट्रांसमिशन कहाँ पे होता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे ही होता है। हाई वोल्टेज में सहसा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं? ऑलमोस्ट we are using EHV, okay, we are preferring EHV for the transmission, okay, that's it। अब देखो, अब बोलोगे सर ये ट्रांसमिशन आप वोल्टेज बोला है, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज इतना होता है, लेकिन ये कैसे वो डिसाइड करते हैं कि 220 kV यूज करना है, 400 kV यूज करना है, 765 kV यूज करना है? तो वो कभी कभी वो लेंथ के हिसाब से डिफाइन करते हैं कौन सा यूज करना है, और वो बाद में पावर रेटिंग के हिसाब से ही भी यूज करते हैं, लेकिन लेंथ के हिसाब से कैसे यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू लेंथ, इफ योर लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 किलोमीटर, देन दे आर यूजिंग 400 kV and 765 kV, okay। if your when length is greater than or equal to 500 kilometer, length is greater than or equal to 500 kilometer, then they are using 400 kV और 765 kV। वो पावर कितना ट्रांसमिट करना है उसके हिसाब से वो 400 kV यूज करने का और 765 kV यूज करने का उसके हिसाब से यूज करेंगे वो, ओके। एंड इफ लेंथ इज लेस देन 500 किलोमीटर, देन वी विल यूज 66 kV, 132 kV and 220 kV, okay, that's it। 66 kV और 132 kV और 220 kV। इफ आपका लेंथ लेस देन 500 किलोमीटर है तो हम कौन सा ट्रांसमिशन यूज करेंगे? वोल्टेजेस 66 kV, 132 kV और 220 kV। इफ योर लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 किलोमीटर, देन यू यूज 400 kV और 765 kV एज योर ट्रांसमिशन वोल्टेजेस, ओके, दैट्स इट। अब देखो हाईएस्ट ट्रांसमिशन, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया इज 765 kV। क्या है हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया? कितना है हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया? कितना है? 765 kV एसी ट्रांसमिशन। हाँ, हाईएस्ट एसी ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया क्या है? ये हाईएस्ट एसी ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया कितना है? 765 kV। हाईएस्ट एसी ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया कितना है? 765 kV। एंड हाईएस्ट डीसी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है? हाईएस्ट डीसी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है इन इंडिया? हाईएस्ट डीसी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है इन इंडिया? 800 kV। 800 kV हाईएस्ट डीसी ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया कितना है? 800 kV। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी
पूछा जा सकता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस, देन हम क्या करेंगे डिस्कस, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस। देन व्हाट वी विल डिस्कस, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन के वोल्टेज लेवल कौन से हैं, दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस, तो आपको पता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस कौन से होते हैं, एक तो 11 केवी और दूसरा कौन सा है 33 केवी, 11 केवी और दूसरा कौन सा है 33 केवी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस कौन से होते हैं, एक तो 11 केवी होता है, दूसरा कौन सा होता है 33 केवी। ओके, दैट्स इट। बल्क कंज्यूमर्स लाइक इंडस्ट्रीज आर सप्लाइड थ्रू दिस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस, ये आप लिख सकते हैं। बल्क कंज्यूमर्स that is the like industries are supplied through this primary distribution voltages. Then secondary distribution voltages, secondary distribution voltages, secondary distribution voltages आपको पता है 230 सिंगल फेज का क्या होता है 230 वोल्ट एंड 400 और 440 वोल्ट is your 3 phase का होता है, 3 phase, that is your line to line voltage, that is your line. Okay, household customers and agriculture motors are supplied through this. Okay, that's it. Then एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए, that's it. हम ये पॉइंट कवर करते हैं, देन थोड़ा सा गैप लेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके, दैट्स देन आपको पता है थोड़ा बेसिक कवर कर रहा हूँ अभी पहले लेक्चर में। ओके, दैट्स इट। मोस्टली आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द जनरेटिंग स्टेशन, आपको पता है, लेकिन वो कौन से जनरेटर होते हैं उधर, द मोस्टली सिंक्रोनस जनरेटर्स आर यूज्ड, ऑलमोस्ट all are synchronous generator only. Okay, mostly electricity is generated through what, through synchronous generator. Okay, mostly electricity is generated through synchronous generator only, okay, that's it. Then different, फिर उस synchronous generator में different powers होते हैं, powers. Okay, वो कौन से होते हैं, just एक मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। डिफरेंट पावर्स इन सिंक्रोनस जनरेटर, डिफरेंट पावर्स इन सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर में दूसरे कौन से पावर होते हैं, आपको सबको पता है। एक होता है पहला एक्टिव पावर, दूसरा होता है रिएक्टिव पावर, ओके, दैट्स इट। ओके, तो सिंक्रोनस जनरेटर में एक्टिव पावर किसकी वजह से होता है, ओके, तो एक्टिव पावर होता है सिंक्रोनस जनरेटर में, और कौन एक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है, तो एक्टिव पावर सिंक्रोनस जनरेटर में प्रोड्यूस करता है प्राइम मूवर और टरबाइन। प्राइम मूवर कौन सा होता है, टरबाइन ही हमारा प्राइम मूवर होता है ना, तो उसकी वजह से वो मैंने जस्ट टरबाइन लिखा है। तो एक्टिव पावर सिंक्रोनस जनरेटर में कौन प्रोड्यूस करता है, प्राइम मूवर प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, प्राइम मूवर। एंड रिएक्टिव पावर कौन प्रोड्यूस करेगा फिर सिंक्रोनस जनरेटर में, तो रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करेगा कौन, आपको पता है, ओके, फील्ड एक्साइटेशन, ओके, वो डीसी फील्ड एक्साइटेशन जो होता है, डीसी फील्ड एक्साइटेशन सिंक्रोनस जनरेटर में वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रिएक्टिव पावर। डीसी फील्ड एक्साइटेशन और जस्ट फील्ड एक्साइटेशन आप बोल सकते हो। ओके, डीसी फील्ड एक्साइटेशन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करेगा, और एक्टिव पावर कौन प्रोड्यूस करेगा, प्राइम मूवर प्रोड्यूस करेगा। ओके, दैट्स इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ओके, कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में, in synchronous generator active power is produced by prime mover, DC field, okay, then winding वगैरह। ओके, आप क्या लिखोगे,
prime mover produces active power in synchronous generator and DC field excitation produces reactive power in synchronous generator. That's it. अब रेटिंग अल्टरनेटर लेकिन आप बोलोगे सर फिर अल्टरनेट एक कभी कभी क्वेश्चन आता है अल्टरनेट जनरेट. व्हाट डज अल्टरनेट जनरेट? ऑप्शन दिए होते हैं एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर. फिर क्या अल्टरनेटर क्या जनरेट करता है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन जनरेट करता है ना. तो इन दोनों पावर का कॉम्बिनेशन क्या होता है हमें पता है, अपरेंट पावर. कॉम्बिनेशन मतलब एक जस्ट अपरेंट पावर, उसका वो दोनों भी कंसीडर हो सकता है उसमें. ओके वो क्या होता है बाद में हम नेटवर्क्स में देखेंगे. लेकिन अल्टरनेटर क्वेश्चन सपोज उन्होंने पूछा व्हाट डज अल्टरनेटर जनरेट्स, तो व्हाट इज योर आंसर इज अपरेंट पावर. अल्टरनेटर जनरेट्स अपरेंट पावर. It is not active power, it is not reactive power. Alternator generates apparent power. Alternator generates apparent power. And alternator का जो रेटिंग होता है, alternator का जो रेटिंग होता है वो किस में दिया जाता है? Alternators rating. Alternator का जो रेटिंग होता है वो क्या, वो किस में दिया जाता है? 3 phase line to line voltage, 3 phase line to line voltage and apparent power. and क्या है? apparent power. 3 phase line to line voltage and apparent power. 3 phase apparent power. हाँ सपोज अल्टरनेटर 3 phase होगा तो 3 phase line to line voltage and apparent power. सिंगल phase होगा तो सिंगल phase voltage and apparent power. इसमें एक्चुअली अल्टरनेटर का वोल्टेज दिया जाता है. मतलब क्या ऐसा बोलेंगे वो 11 kV 500 kVA अल्टरनेटर ऐसा बोलेंगे. ओके दैट्स इट. मतलब इसका क्या होता है 11 kV 3 फेज अल्टरनेटर होगा वो, तो 11 kV क्या है वो लाइन टू लाइन का वोल्टेज है एंड ये 500 kV उसका अपरेंट पावर का रेटिंग है. तो समझ में आया. अल्टरनेटर का रेटिंग किसमें देते हैं? उस 3 फेज रहेगा तो उसके लाइन टू लाइन वोल्टेज में और उसका रेटेड अपरेंट पावर उसका उसमें उसका रेटिंग देते हैं. दैट्स इट. वैसे ही हमारे ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग किस में देते हैं? वैसे ही हमारा ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग किस में देते हैं? सेम ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग देते हैं वो. ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग किस में देते हैं? सेम 3 फेज पावर ही 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन ही होती है हमेशा. इन जनरल 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन ही होती है ना. तो 3 फेज, चलो टू बी प्रिसाइज 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग किस में देते हैं? 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन. ओके दैट्स इट. और जस्ट उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन भी बोला तो इसमें ही आता है क्योंकि जनरल 3 फेज ही होता है. ओके इंडिया. ओके दैट्स इट. 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग किस में देते हैं? सेम ही लाइन टू लाइन वोल्टेज एंड उसका अपरेंट पावर. लाइन टू लाइन वोल्टेज एंड अपरेंट पावर उसमें 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का रेटिंग देते हैं. मतलब क्या? सो ऐसा लिखेंगे वो 220 kV 500 MVA ट्रांसमिशन लाइन. ओके 220 kV 500 MVA ट्रांसमिशन लाइन. मतलब क्या? 220 kV मतलब क्या? वो लाइन टू लाइन वोल्टेज है. कौन से भी दोनों लाइन में का वोल्टेज 220 kV होगा और 500 MVA उसका वो तीनों फेज का अपरेंट पावर कितना होगा? 500 MVA. 500 MVA. ठीक है क्लियर है इधर तक. मतलब अल्टरनेटर का भी रेटिंग वो किस में देते हैं? लाइन टू लाइन वोल्टेज एंड अपरेंट पावर में देते हैं. एंड ट्रांसमिशन लाइन का भी रेटिंग किस में देते हैं? लाइन टू लाइन वोल्टेज एंड अपरेंट पावर में ही देते हैं. एंड अल्टरनेटर का क्वेश्चन ऐसा आएगा व्हाट डज एक्चुअली अल्टरनेटर जनरेट्स. तो क्या लिखने का? अल्टरनेटर जनरेट्स अपरेंट पावर ओनली. अपरेंट पावर ओनली. दैट्स इट. इधर तक हम रुकते हैं. देन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज उसका एडवांटेजेस क्या होता है. देन एक हाई वोल्टेजेस का हमारा हाई वोल्टेजेस का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पे क्या डिपेंडेंसी है, इफिशिएंसी पे क्या डिपेंडेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडक्टर के टाइप कौन से वो भी हम डिस्कस करेंगे. क्लियर है इधर तक? दैट्स इट. अच्छे से पढ़ते चलो. ओके दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. क्लियर है? दैट्स इट.